हमने पिछले क्लास में हैलो एल्केन को बनाने की विधि की बात कर रहे थे, जिसमें एक दो विधि हुआ था। जैसे मार्कोनी-काफ का नियम हमने एल्कीनो से जो है हैलो एल्केन बनाए थे। देखो हैलो एल्केन कहो चाहे एल्किल हैलाइड कहो, बात एक ही है, ठीक है। एल्किल हैलाइड का आयोपेसी नेम जो है, हैलो एल्केन जो है वो आयोपेसी नेम पे आएगा, ठीक। तो अब इसमें हम कुछ विधियों के बारे में चर्चा किए थे, कुछ और बचा है, हेडिंग डाल लो। चलिए अगली विधि है मोनोकार्बोक्सिलेट अम्लों के सिल्वर लवण की हैलोजन से अभिक्रिया द्वारा क्या लिखा है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की हाइड्रोजन से अभिक्रिया द्वारा। तो ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण क्या होते हैं, इसको आप जान गए तो समझ लीजिए रिएक्शन कर जाओगे। तो एक लाइन लिख लो, मोनोकार्बोक्सिलिक सिल्वर लवण की कार्बन टेट्रा क्लोराइड विलयन में क्लोरीन या ब्रोमीन से अभिक्रिया कराने पर हैलो एल्केन प्राप्त होता है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के लवणों की कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में किससे क्रिया कराएंगे, क्लोरीन अथवा ब्रोमीन से अब क्रिया कराते हैं तो हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। ये है। अब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण अगर देखा जाए तो ये हो जाएंगे CH3 CH2 COOAg, बहुत आसान है। अब प्लस Cl2 गिव्स आउट CCl4, ये है प्रोपियोनेट। ये आपने नाम सुना होगा, समझ लो, CH3COOH, इसका नाम सुना है। ये है एसिटिक एसिड और इसका आयोपेसी नेम है एथेनोइक एसिड, ठीक है। अब इसी पे अगर लगा दिया जाए Na तो ये सोडियम एसीटेट है, सोडियम एसीटेट। तो अब इसी पे Ag लगा देंगे तो सिल्वर एसीटेट है, समझ में आ गया ना, सिल्वर एसीटेट। अब इसी में थोड़ा से एक कार्बन और बढ़ा दिया जाए और ऐसे लिख दिया जाए, तो जैसे एसीटेट 2 के लिए लगा रहे थे, अब 3 कार्बन हो गए ना, तो सिल्वर प्रोपियोनेट हो गया। समझ में आया नहीं? अभी यहीं पे H लगा देते तो प्रोपेनोइक एसिड होता। Ne लगाओगे सोडियम प्रोपियोनेट, सोडियम प्रोपियोनेट, तो सिल्वर प्रोपियोनेट। समझ में आ गया कि नहीं? तो नाम आप ध्यान रखिएगा, नाम पे ही आपका रिएक्शन है। तो CH3 CH2 COAg। अब Cl2 के साथ जब क्रिया कराओगे तो देखिए, एक तो Ag है, एक Cl। आप जानते हैं इसको जब तोड़ोगे, ध्यान समझिएगा, इसको आप तोड़ोगे तो ये CH3 CH2 COO नेगेटिव चार्ज और Ag प्लस चार्ज। आप हमेशा जानते हैं Ag के ऊपर प्लस चार्ज होता है, ठीक। अब ये Ag प्लस चार्ज हो गया। अब Cl2 में आप जानते हैं नेगेटिव चार्ज होगा, तो एक तो Ag एक तो Cl निकल जाएगा, दूसरा COO दिख रहा है और COO CO2 होता है। अगर CO अलग कीजिए, CO2 ना बन जाए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उड़ जाए। तो अब एक Cl बचा वही और CH3CH2 बचा है, उठा के Cl लगा दो तो ये आपका बन जाएगा CH3 CH2 Cl प्लस दूसरा क्या बना है CO2 प्लस AgCl। इसका नाम है एथिल क्लोराइड
और इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका नाम है सिल्वर क्लोराइड। नहीं समझ में आया? देखो जब ध्यान समझिएगा, जब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में या कार्बन टेट्राक्लोराइड के विलयन में सिल्वर वसा अम्लों के सिल्वर लवण, वसा अम्लों के सिल्वर लवण या मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण, इसको आप वसा अम्लों के भी सिल्वर लवण कहते हैं, नाम याद रखिए। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब सोचते हैं मोनो का मतलब होता है एक, और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल ये यानी COO जो लगा है एक है, और डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है ऐसे CH2COO CH2CO, ऐसे यहाँ पर भी ये लगता है यहाँ पर। तो जैसे मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण, तो डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे जो है हमने क्या कहा, कैसे लिखोगे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में या कार्बन टेट्राक्लोराइड के विलयन में जब हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण का क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। लिख ले जाओगे ना, हिंदी ऐसे लिखना, संध्यान है तो हिंदी को रटने की आवश्यकता नहीं है। जब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड के विलयन में मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण का क्लोरीन द्वारा क्रिया कराते हैं तो हमें एथिल क्लोराइड या हेलोएल्केन प्राप्त होता है। समझ में आ गया ना? आराम से नोट कर लो। यह अभिक्रिया बोरोडीन ये नाम से देकर अभिक्रिया कहलाती है हैलाइडों के विनिमय द्वारा विनिमय जानते हैं, हेडिंग देख लो। हैलाइड का नाम पता चला कि नहीं? हैलाइड क्लियर हुआ? हैलाइडों का नाम बताओ। हाँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलाइड है। अब कभी आपसे पूछा जाए हैलाइड तो ये मत कहना FClBr, F2Cl2Br2 ऐसे बताना। ठीक, तो ये आपके हैलाइड हो गए। अब विनिमय का मतलब होता है अदला बदली, एक्सचेंज, यानी इनके निकल के वहां लागे, वहां निकल के अहमा लागे, यानी कुछ अदला बदली आपस में स्थान चेंज करना ही विनिमय कहलाता है। ठीक है, तो अब इसमें जो है देखिए, जैसे आप C2H5Cl ध्यान समझिएगा, और होगा क्यों, आप NaI से क्रिया करा दो, किससे? ध्यान से देखिए, C2H5Cl लिखा है, NaI से क्रिया कराओगे। देखो आप जानते हो कि C2H5 प्लस चार्ज और Cl नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे NaI में आप जानते हो Na प्लस चार्ज और I नेगेटिव चार्ज। आखिर ऐसे अगर लिखा जाए, मान लो इनके प्लस इनके नेगेटिव, इनके प्लस इनके नेगेटिव, तो कुछ ना कुछ करोगे ना, अदला बदली कराओगे, तो इनका पॉजिटिव हो जाएगा और इनका नेगेटिव, और इनका पॉजिटिव इनका नेगेटिव। चलो लिख लो, ऐसे पहले लिख लो, बताते हैं। C2H5 क्या हो जाएगा, I और प्लस NaCl। अब ऐसा क्यों, ध्यान समझिएगा। देखो आप पीरियोडिक टेबल देखे हैं, ऐसे लिखा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे लिखा है ना। एक चीज ध्यान रखना, ऊपर वाला सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ऊपर वाला सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, फिर उनसे कम क्रियाशील नीचे वाला होता है, उनसे कम क्रियाशील उनके नीचे वाला होता है, और उनसे कम क्रियाशील उनके नीचे वाला होता है। तो अब जैसे C2H5Cl रहा, अब लेके आए NaI, तो NaI में Na बहुत ज्यादा इसका स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव होता है, मेटल्स है। अब उनकी अपेक्षा ये Cl जो होता है ये जुड़ा तो है, NaI बना रहा। अब NaI लेके आए तो इनसे ज्यादा क्रियाशील Cl है कि नहीं है? तो अब जैसे NaI इनके बगल खड़ा होते, तुरंत कहा ऐसा है तो हाँ उनका कम्युनिकेशन कम अच्छा है तो उनका हटाओ, हमें रखो। ये तुरंत इनको धक्का लगाते हैं, आग दिखाओ तो तुरंत कूद के भागते हैं। ये यहाँ आ जाएगा, NaCl बन जाएगा। NaCl का बॉन्ड जो होता है काफी ज्यादा मजबूत होता है, समझ में आएगा नहीं? तो अब ये बन जा, तो एक हाथ ऐसा है, कम से कम जहाँ रहे वहां तो जा ही सकी थे, तो उनके जगह पे आ जाती।
तो अभी तक क्या बना रहा, C2H5Cl मतलब एथिल क्लोराइड रहा, अब एथिल आयोडाइड बन गया। समझ में आ गया कि नहीं? तो नाम चेंज हुआ, कंपाउंड चेंज हुआ कि नहीं? तो अदला बदली भाई नहीं, इनके निकल के इनकी आया और इनके निकल के इनकी चला है, तो इसी को कहा जाता है विनिमय। समझ में आया? अदला बदली करना ही विनिमय द्वारा जो है बनते। ये है एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड है, इसका नाम है सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड, ये है एथिल आयोडाइड, ये है सोडियम क्लोराइड। इसी को साल्ट कहा जाता है, सिंपल साल्ट, साधारण नमक। C2H5Br प्लस NaI ये कब होगा? इन एसीटोन, एसीटोन में, एसीटोन में ऐसे नहीं मिलोगे तुरंत मिल जाए, कोनो विलयन होगा डायरेक्ट पर एक्स्ट्रा, तो एसीटोन में घोला जाएगा, ये भी एसीटोन में। इसमें भी यही हो जाएगा C2H5I प्लस NaBr, इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड, और इसका नाम जानते ही हो एथिल आयोडाइड। अब ये जो अभिक्रिया आप देख रहे हो विनिमय, इसका भी एक नाम है, नाम से पूछा जाता है, लिख लो। यह अभिक्रिया है फिंकल स्टीन, या एक नाम और होनांट फिंकल स्टीन अभिक्रिया कहलाती है। नाम से रिएक्शन पूछा जाता है कि फिंकल स्टीन या कोनांट फिंकल स्टीन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो ये हाइलाइडो के विनिमय द्वारा जो अभिक्रिया होती है उन्हें हम फिंकल स्टीन या कोनांट फिंकल स्टीन अभिक्रिया कहलाते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें जो हाइलाइड होते हैं, हाइलाइडो, ये अभिक्रिया हाइलाइडो की क्रियाशीलता पर डिपेंड करता है। जो ज्यादा क्रियाशील हाइलाइड होते हैं वो कम क्रियाशील हाइलाइडो को उसके कंपाउंडों में से विस्थापित कर देते हैं, उसके यौगिकों में से उसको विस्थापित कर देते हैं, तो आपस में अदला बदली करके जो है नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। एल्किल हाइलाइडो के सामान्य गुण जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हाइलाइड। एल्किल हाइलाइडो के सामान्य गुण, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हाइलाइड, इस पे हम बात करेंगे। कहा एल्किल हाइलाइडो के सामान्य गुण, तो सामान्य गुण में दो गुण आते हैं, एक भौतिक गुण आएगा, दूसरा रासायनिक गुण। अब सुनिए भौतिक गुण और रासायनिक गुण में अंतर क्या है, समझ लीजिए। अक्सर भौतिक गुण पूछा जाता है एग्जाम में। भौतिक गुण देखिए, भौतिक गुण और रासायनिक, भौतिक गुण जो होता है जो ऊपरी दिखावा होता है, जैसे अब मेरा भौतिक गुण पूछा जाए तो क्या बताओगे भाई? सामने से जैसा दिख रहा हो वैसा बताओगे, कैसे बोल रहा हूं उसको बताओगे, जो आपको बाहर से दिखे। जैसे मार्कर है, इसका भौतिक गुण पूछा जाए तो आप बताओगे कि ये व्हाइट रंग का ज्यादा होता है, इस पर ब्लैक कलर का जो है कैप लगा होता है, ये चलता है तो इसमें आवाज नहीं आती है, इसके इंक जो होते हैं ब्लैक कलर के होते हैं, यानी जो जैसा होगा वैसे बताओगे। ये इसकी स्मेल जो है थोड़ा अजीब तरीके से आती है, जिसको अक्सर जो है खुजली होने लगती है, ठीक है, ये इसके भौतिक गुण। अब रासायनिक गुण की अगर बात करोगे तो रासायनिक गुण में फिर इसके अंदरूनी कार्य आ जाते हैं। अंदरूनी कार्य मतलब जो अभिक्रिया करे, किसी से अभिक्रिया करता है। देखो एक चीज ध्यान रखना, रासायनिक गुण चेक किया जाता है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके देखा जाता है, और जो एक्सपेरिमेंट हो जाता है, जिसका रिजल्ट मिलता है, उसी का नाम आप दिन भर काम करो, एक रिजल्ट केवल पाए हो तो उसी एक को बताओगे हमने यही किया, ये नहीं बताओगे दिन भर हम मिला के थक चुके हैं। रासायनिक गुण का मतलब हुआ कि वो प्रोडक्ट कितना बना, तो जो जिनसे वो अभिक्रिया करता है उन्हीं को बताया जाएगा। अब ये थोड़ी बताएंगे एनोस मिला रहे कुछ नहीं, इसे नहीं मतलब है। मतलब ये है कि किन किन लोगों से अभिक्रिया करता है तो क्या क्या बनाता है, ये होता है रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण में देखिए, भौतिक गुण में रूप, रंग, आकार, ये कैसा होता है, इसकी स्मेल कैसी होती है, जल में घुलता है कि नहीं घुलता है, ये सामान्य जो ऐसे ही
किए जा सके, दिखावे ऊपरी दिखावा या जनरल जो है घोल करके स्मेल लेकर के, और इसके रवेदार है, क्रिस्टलीय है कि क्रिस्टलीय है, ये सब गुण जो है भौतिक गुण के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे भौतिक गुण। भौतिक गुण, तो भौतिक गुण में हेडिंग डाल लीजिएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज। हेलो, मेथिल और एथिल क्लोराइड गैस और उच्च सदस्य द्रव है। ब्रोमाइडो में मेथिल ब्रोमाइड गैस और अन्य सदस्य द्रव है। एथिल आयोडाइड द्रव है। एल्किल हैलाइड जल में आविलय और कार्बोनेट विलायकों में विलय है। एल्किल क्लोराइड जल से हल्के होते हैं, परंतु एल्किल ब्रोमाइड और आयोडाइड, हमने इसमें दो बातें बताई हैं। दो बातें हैं, एक गैस के बारे में कहा गया है, एक द्रव और ठोस के बारे में कहा गया। देखो मेथिल एथिल, आप जानते हो किसी भी खानदान का सबसे पहला सदस्य एक कार्बन वाला होगा ना भाई। मेथिल क्लोराइड हो, चाहे आयोडाइड हो, चाहे ब्रोमाइड हो, एक कार्बन वाला हेलोएल्केन। मेथिल एक कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रो, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। तो जो मेथिल यानी एक कार्बन वाले या 2 कार्बन वाले जो सदस्य होते हैं, लिखा है मेथिल और एथिल क्लोराइड। सबसे पहले क्लोराइड की बात की गई। देखो इसमें कहीं फ्लोराइड का नाम नहीं लिया गया, जरा समझिए। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। तो इसमें देखिए ये ऊपर वाला इसका नाम ही नहीं लिया गया है, क्योंकि ये कब मिलेगा आपको, क्लोराइड ही मिलेगा ना। तो सबसे पहले किसकी बात करो, क्लोराइड की बात करोगे ना। मेथिल क्लोराइड और एथिल क्लोराइड जो होते हैं ये गैस अवस्था में होते हैं। ऐसे मेथिल ब्रोमाइड जो होगा ये भी गैस अवस्था में होगा। यानी एक कार्बन वाले जो 1 या 2 कार्बन वाले ये गैस अवस्था में होते हैं, ठीक है। 3 कार्बन वाले कुछ द्रव अवस्था में होते हैं। अब कौन कुछ द्रव, मतलब अगर हम क्लोराइड की बात करेंगे तो मेथिल क्लोराइड और एथिल क्लोराइड ये दोनों गैस अवस्था में होते हैं। बाकी जितने क्लोराइड होंगे वो सब कैसे हैं, द्रव अवस्था में होते हैं। देखिए उच्च सदस्य का मतलब हुआ 1 कार्बन वाले 2 कार्बन वाले क्लोराइड जो होते हैं वो गैस अवस्था में। अब गैस के बाद द्रव ही तो आएगा, पहले ठोस आएगा। तो यहाँ ठोस पहले नहीं आएगा, पहले गैस आएगा, उल्टा चलेंगे, फिर द्रव आएगा, फिर ठोस आएगा। ठोस कौन होगा, जो बहुत भारी होगा, और जो बहुत भारी होगा तब ठोस बनाएगा। अब हल्का होगा तो गैस अवस्था में होगा, मीडियम में होगा तो द्रव अवस्था में होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब मेथिल और एथिल क्लोराइड जो होते हैं वो गैस अवस्था में, और उच्च सदस्य जो होंगे वो द्रव अवस्था में। ठोस का नाम नहीं लिया गया, ठीक। अब ब्रोमाइड की बात करो। देखो पहले क्लोराइड की बात की, अब ब्रोमाइड की बात की। तो ब्रोमाइड में मेथिल ब्रोमाइड जो होगा वो गैस अवस्था में, एथिल नहीं होगा। केवल मेथिल ब्रोमाइड गैस अवस्था में, और अन्य सदस्य जो होंगे वो द्रव अवस्था में। ठोस की बात नहीं किया गया, ठीक। एथिल आयोडाइड, अब एथिल की आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड का नाम नहीं लेगा। मेथिल आयोडाइड अगर होगा तो वो भी शायद गैस अवस्था में होगा, ठीक है। तो आगे लिखा है एथिल आयोडाइड द्रव अवस्था में होगा। एल्किल हैलाइड, अब अवस्था समझ में आ गया ना भाई। मेथिल और एथिल क्लोराइड जो होगा गैस अवस्था में, बाकी सब द्रव अवस्था में। फिर अगर ब्रोमाइड की बात करोगे तो मेथिल ब्रोमाइड द्रव अवस्था में, गैस अवस्था में, बाकी सब द्रव अवस्था में। और अगर हम आयोडाइड की बात करेंगे
तो एथिल आयोडाइड, मेथिल की नाम नहीं क्यों? क्योंकि मेथिल गैस अवस्था में, एथिल आयोडाइड द्रव अवस्था में। इतना क्लियर हो गया ना कौन कैसे होते हैं। अब बात आती है एल्किल हैलाइड जल में आविलेय। ध्यान सुनिए, कार्बनिक यौगिक जितने भी होते हैं कुछ को छोड़ दीजिए, जैसे अल्कोहल है, एसिटिक एसिड है, इनको इक्का दुक्का छोड़ दीजिए, तो उन्हीं को केवल जल में घोलना है, बाकी सब जल में आविलेय होते हैं, मतलब पानी में डालोगे घुलेंगे नहीं। जैसे खाने वाला तेल है, पानी में डालो क्या घुल जाता है? नहीं घुलेगा, उसी के ऊपर टहलेगा। ठीक है, पेट्रोल डीजल पानी में डाल दोगे क्या घुल जाएगा? नहीं घुलेगा, उसी में पड़ा रहेगा, लगेगा हाँ ये अलग है। तो ऐसे जो है जल में आविलेय, तो ऐसे जितने एल्किल हैलाइड होते हैं ये जल में आविलेय होते हैं। अब और एक चीज, जो जल में नहीं घुलेगा वो कार्बनिक विलायक को भी घुलेगा। अब कार्बनिक विलायक कौन है? अरे कार्बनिक यौगिक ही कार्बनिक विलायक। कार्बनिक विलायकों में कौन कौन यूज होते हैं? जैसे अल्कोहल है, ईथर है, बेंजीन है, समझ में आया? क्लोरोफार्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का नाम ले रहे थे, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये सब कार्बनिक विलायक है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं ये जो है, देखिए जो जल में नहीं घुलता वो कार्बनिक विलायक में घुलता, उसमें डालोगे तुरंत ऐसे घुल जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा है कि एल्किल हैलाइड, देखो एल्किल हैलाइड जब जल में नहीं घुलेगा कहां घुलेगा? कार्बनिक विलायकों में घुलेगा। तो एल्किल हैलाइड जल में आविलेय और कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। कितना क्लियर हो गया? अब एक शब्द और कहा गया कि एल्किल क्लोराइड जल से हल्के होते हैं। एल्किल क्लोराइड जो होता है जल से हल्के होते हैं, कहने मतलब जल में अगर डालोगे तो जल के ऊपर ही तैरेंगे। समझ में आया नहीं? अब कुछ में क्या होता है, जल जैसे मान लो जल में डालते हैं तो जल के नीचे बैठे रहते हैं। समझ में आया नहीं? क्या है? परंतु एल्किल ब्रोमाइड, ध्यान दीजिएगा, ये एल्किल क्लोराइड की कहा गया ना। अब ब्रोमाइड और आयोडाइड जो होते हैं जल से भारी होते हैं, इसको डालोगे जल में नीचे की ओर बैठे रहेंगे, ये जल के नीचे की ओर, यानी ब्रोमाइड और आयोडाइड जल से भारी होते हैं, जबकि एल्किल क्लोराइड का मतलब जैसे मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, जितना क्लोराइड होगा वो जल से हल्का होता है और ब्रोमाइड और आयोडाइड जल से भारी। कितना याद हो जाएगा? रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। सबसे पहली हेडिंग है, इसमें डाल लीजिएगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो होती हैं ये कई होती है इसमें, और इसमें एक नंबर का नम, पहला है नम सिल्वर ऑक्साइड से अभिक्रिया, नम सिल्वर ऑक्साइड से अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड नम सिल्वर ऑक्साइड Ag2O प्लस H2O लिखे रहो के साथ गर्म करने पर अल्कोहल बनता है। नहीं समझ में आया? एल्किल हैलाइड नम सिल्वर ऑक्साइड, एल्किल हैलाइड कौन है? हैलोएल्केन। एक चीज ध्यान रखना, रासायनिक गुण पढ़ रहे हो तो रासायनिक गुण किसका पढ़ रहे हो? हैलोएल्केन का पढ़ रहे हो, तो हर जगह हैलोएल्केन ही लिया जाएगा। अब उसके साथ कौन कौन और डाल रहे हो, यूज कर रहे हो, और तो क्या बनेगा? तो हमने क्या कहा कि नम सिल्वर ऑक्साइड से अभिक्रिया, मतलब जब हम एल्किल हैलाइड का नम सिल्वर ऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। कैसे बनेगा देखो, एल्किल हैलाइड, देखिए एल्किल हैलाइड का फार्मूला जनरल क्या होता है? RX होता है, ठीक। और Ag2O देखिए यही लिया जाएगा, नम सिल्वर ऑक्साइड का, ध्यान समझिए, सिल्वर ऑक्साइड का फार्मूला होता है Ag2O। कैसे याद करोगे Ag2O कैसे होता है? ध्यान समझिए, देखो Ag है, सिल्वर है, सिल्वर के ऊपर एक प्लस चार्ज होता है, सिल्वर के ऊपर
अब कहो कैसे जानेंगे एक प्लस चार्ज होता है, ये भी समस्या। ये फर्स्ट बी ग्रुप का एलिमेंट्स है। जो फर्स्ट बी का होगा एक प्लस चार्ज, जो सेकंड बी का होगा दो प्लस चार्ज, जो थर्ड बी का होगा तीन प्लस चार्ज, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट बी का है एक प्लस चार्ज होगा। अब आप जानते हैं ऑक्सीजन पर दो नेगेटिव चार्ज होगा, मालूम है? नहीं मालूम? कैसे जानो? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 पद है। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6 आएगा। अरे पहले में 2 इलेक्ट्रॉन तो दूसरे के 8 पद है, तो 8 है नहीं, मत कहा 6 ये बात 6 2 8 है। तो अब इसको आउटर सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। 2 के हो दे देते तो आराम से 8 हो जाते। सारे एलिमेंट्स की एक ही ख्वाहिश होती है पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं कि वो अपने आउटर यानी किनारे वाले सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर ले, और वही 8 इलेक्ट्रॉन के चक्कर में जो है रासायनिक क्रिया करा करती है। ठीक, तो अब ये ऑक्सीजन है, इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 और 6 आएगा। तो अब इनके आउटर सेल्स में 6 इलेक्ट्रॉन है, सोचा था कि हम मिल दे देते 2 ठोरे बढ़िया है। तो ये 2 ठोरे जो है ये कहीं चलो हम दे दीदा है, क्यों? क्योंकि इनके आउटर सेल्स में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इनके आउटर सेल्स में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो जी के आउटर सेल्स में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन आ वो सोचे दी बोझ है का हटाए दो अंदर वाला था ये पूरा, इन्हें सोचते हमारा नुकसान होता है। वही सोचा थे कि बाहर वाला खत्म करो के इनका टांगे टांगे टहरे, कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन सीना तान के कहा तो हमारा 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे जो है ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो अब 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो 6 से 7 तो हुए इनके, तो कहीं ऐसा हम ये दे सकती थे, तो पहले काम करो तो 2 जने हो जाओ फिर हम अकेले हो जाए, तो इसीलिए जो है Ag2O बनता है। समझ में आ गया नहीं? अरे एक Ag एक प्लस चार्ज देगा तो देखो जब 2 लोग इकट्ठे होंगे तो जितना प्लस चार्ज बगल पे रहे उतना नेगेटिव चार्ज बगल पे रहे, तब बराबर यौगिक बनेगा, अन्यथा यौगिक नहीं बनेगा। कोई भी फार्मूला सूत्र कहीं मिल जाए आप चार्ज चेक करोगे तो उतने पॉजिटिव होगा उतने नेगेटिव होगा, तभी वो सही होगा, अन्यथा गलत होगा चाहे जिसने लिखा होगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका फार्मूला क्या है? Ag2O, Ag2O एक ऑक्सीजन है, 2 नेगेटिव चार्ज इनके पास है, एक Ag के पास 1 प्लस चार्ज है, तो 2 Ag लगाओगे 2 प्लस चार्ज तो 2 नेगेटिव चार्ज, 2 प्लस चार्ज और 2 नेगेटिव चार्ज, तो Ag2O बन गया। क्लियर? और H2O लिखा है, आप जानते हैं H2O, आप इसको अच्छे से जानते हैं, H प्लस चार्ज और OH माइनस चार्ज। क्लियर? अब कोई 2 OH नेगेटिव चार्ज कैसे लिखा गया है? देखो एक O पे 2 नेगेटिव चार्ज रहा, ये क्या चाहे किस काल के एक कहीं हमारे लिए 1 प्लस चार्ज है, तो कहीं ठीक बा 1 प्लस चार्ज है तो 1 बराबर के लिए तो 1 नेगेटिव चार्ज तब उतना है। जब देखो जितना प्लस रहेगा उतना ही नेगेटिव रहेगा, सब प्लस गायब हो जाए। आवेश जितना होता है, जितना पॉजिटिव आवेश होगा नेगेटिव आवेश होगा उतने पॉजिटिव रहेगा, तब आवेश नहीं दिखाई देगा। और अगर एक को आवेश ज्यादा है तो दिखाई लगे तुरंत कहे हम हैं बताए ना, तब दूसरा जने कहे अच्छा ठीक बा हमारी है। तो ये जो है यहाँ पर ये 2 नेगेटिव चार्ज इनके पास रहता है, अब 1 प्लस चार्ज आए तो कहीं ना भाई हम एक जगह रहा तो 1 हमेशा दिखाया जाएगा। ठीक, अब देखिए ये Ag2O है, देखो Ag2O अब प्लस H2O, ये दोनों जने है ना, इसको आप गौर से देखोगे तो H2O HOH है, H2O का HOH है ना, देखो ये लिख के प्रैक्टिस करते हैं, HOH है। एक और अगर बगल रख दीजिए इनका वाला तो OH OH है जी, तो कितना OH हो गया? 2 OH हो गया, अब 2 Ag है, तो अब AgOH बन जाएगी ना, बन जाएगी 2 Ag 2 OH AgOH। क्लियर? तो यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे Ag2O प्लस H2O। ठीक, ध्यान समझिए, एक ना देखो क्या लिखा है, एक देखो 2 AgOH, तो इधर सुनो 2 Ag 2 OH, तो 2 एनओ कह लियो, 2 R 2 OH, अरे कुछ करोगे ना इनके तो जिन्हें मतलब बदली, तो इनका OH नेगेटिव चार्ज तो इनका R प्लस चार्ज, और इनका नेगेटिव चार्ज तो इनका प्लस चार्ज, तो आपका बन जाएगा 2R OH और प्लस Ag का क्या X है ना, AgX ये बन जाएगा। समझ में आ गया नहीं? क्या है ये है एल्किल हैलाइड, और यह नम सिल्वर ऑक्साइड, इसको बोलते हैं नम सिल्वर
ऑक्साइड है, ठीक। और ये है अल्कोहल, अल्कोहल। ये है सिल्वर हैलाइड, सिल्वर हैलाइड। और एक चीज, अब इसी पे आप एक इक्वेशन ले लो, जैसे C2H5Br ले लो, क्या ले लो, Br। और देखो ये ऐसे ही लिख लो Ag2O प्लस H2O, सेम बन जाएगा, क्या बनेगा 2C2H5Br की जगह OH हो जाएगा और ये बन जाएगा AgBr। इसका नाम होगा सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। और ये आ जाएगा एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, इसी को शराब बोलते हैं। ये आपका है एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। इसको जानते ही हो, समझ में आ गया कि नहीं दोनों क्वेश्चन? हमने कुछ नहीं किया, इनका बयान निकाल के उनको दे दिया, उनका जो है OH ले लिया, बस। ऐसा ही नहीं होगा, इसको गर्म करना पड़ेगा, गर्म लिख देना, गर्म, ठीक है। जब दोनों जगह इकट्ठा करके गर्मावा जाए तब होए क्रिया। हम देखो एक कैसे याद करेंगे, जब हम नम सिल्वर ऑक्साइड की क्रिया एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो हमें अल्कोहल प्राप्त होता है, यही तो लिखना है। अब कोई एथिल ब्रोमाइड नहीं लो, C2H5Br कोनो जरूरी नहीं C2H5Br लियो, आप ले सकते हो CH3Br ले सकते हो, C3H7Br ले सकते हो, Br लियो Cl वाला भी ले सकते हो, आई वाला भी ले सकते हो, ठीक है, कोई भी ले लीजिए। और इनके दूसरे कहानी बताएंगे नहीं का एक ही ना, देखो का लिखा हुआ, आप देखो कि यही आई लिखा हुआ है, ये दोनों जने मिलके यही बना ले हैं। अब एमा होएगा इनके पॉजिटिव इनके नेगेटिव, इनके पॉजिटिव इनके नेगेटिव, क्लियर। तो ये हो गया कास्टिक सोडा के जलीय विलयन से अभिक्रिया, इसको आप लिख सकते हो रिएक्शन विद, रिएक्शन विद कास्टिक सोडा सॉल्यूशन, ये हेडिंग है। तो आप लिख लो, जब एल्किल हैलाइड को कास्टिक सोडा के जलीय विलयन के साथ उबालते हैं तो अल्कोहल प्राप्त होता है, अल्कोहल प्राप्त होता है। तो हमने अंग्रेजी में लिखा है, आप हिंदी में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अरे एल्किल हैलाइड वैसे हिंदी में लिखा जाए एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो अब देखो हमने क्या कहा कि एल्किल हैलाइड क्या है, RX है, जनरल फार्मूला इसका RX है। और किसके साथ गर्म करो, कास्टिक सोडा का फार्मूला क्या होता है NaOH, कास्टिक पोटास के सूत्र का होता है KOH, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा NaOH। और इसको गर्म करेंगे, देखो कुछ करना नहीं, इसमें कुछ भी नहीं करना है, आप जानते हो Na के ऊपर प्लस चार्ज, OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्लियर। R के ऊपर प्लस चार्ज, X के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इतना पता है ना। कुछ नहीं, इधर का Na इधर का X, NaX बनेगा, बाकी सब का लिख दो जो बचता है। तो ये होगा ROH और प्लस NaX बना काम। अब एक एग्जांपल ले लो, जैसे C2H5Br और प्लस NaOH, इसको गर्म कर देना, ये बन जाएगा, देखो इधर का Na इधर के Br बन गए NaBr, तो ये हो जाएगा C2H5OH और प्लस NaBr। समझ में आ गया, नाम लिख लेना, ये है एथिल ब्रोमाइड और ये क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड,
इसी को क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। ठीक। और ये आपका है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। और इसका दूसरा नाम क्या है? नहीं पता है? एथेनॉल, एथेनॉल। और ये है सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड। समझ में आ गया? सबका नाम लिख लो। तीसरी है लिख लियो, सोडियम एल्कोक्साइड से अभिक्रिया। रिएक्शन विद सोडियम एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड। देखिए हमने लिखा सोडियम एल्कोक्साइड से एल्किल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ गर्म करने पर ईथर बनता है, ईथर, ईथर प्राप्त होता है। समझ में आया कि नहीं? हमने कहा कि एल्किल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ गर्म करने पर ईथर प्राप्त होता है। एक नाम ईथर आया है, ईथर का नाम सुने हो? अभी देख लेना क्या है। देखो सुनिए, ये RX है, RX क्या है? हैलोएल्केन, एल्किल हैलाइड। और सोडियम एल्कोक्साइड, देखिए सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल फार्मूला जो होगा NaOR-, ये गलत, आप ऐसे भी लिख सकते हो RONA। अभी ये RONA होता है, ठीक। अभी ऐसे मान लो लिख दी जाए NaOR, एक R डैश कर लो तो क्या गलत बात? यही लिखा है RONA। ध्यान समझिएगा ऐसा क्यों लिखा गया। ऐसा इसलिए लिखा गया है कि इनका Na इनका X का दोस्ती बड़ी तगड़ी है। तो कहा गया थोड़ा घुमाई के लिख दो, ये जरूर इनके साथ है, तो कहा है देरदार। इसको कर दो गर्म, तो जब गर्म करोगे तो Na X निकलेगा, बचा काम है ROR, तो ये हो जाएगा ROR डैश प्लस NaX। यही है ईथर, इसका नाम है ईथर। ईथर एक ग्रुप होता है, इसे बोलते हैं, ये ईथर ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है ये? ईथर ग्रुप है ये, ईथर। ठीक, तो अब ये इसका नाम क्या है? एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड है। और ये है सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, ये जनरल है ना। और ये ईथर बना है, ये सोडियम हैलाइड है। क्या है ये? सोडियम हैलाइड। और सुनिए एक एग्जांपल लेके देख लो, जैसे C2H5Br और प्लस C2H5O Na, इसको गर्म करोगे, इसका नाम जो होगा एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। इसका नाम जो होगा सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। C2H5O जो है एथॉक्साइड आयन होता है। देखो इसको अगर आप तोड़ोगे, ध्यान समझिएगा, C2H5O नेगेटिव चार्ज और Na प्लस चार्ज। अरे O के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो C2H5 के ऊपर 1 प्लस चार्ज होता है, तो इनके लगे जब जुड़ जाए तो एक नेगेटिव के गायब हो जाए, एक नेगेटिव बचे। ठीक, तो इनका नेगेटिव उनका पॉजिटिव, उनका पॉजिटिव इनका नेगेटिव, बस। तो ये इतना निकल जाएगा, NaBr के साथ चला जाएगा, घूम के इसको लगा दो C2H5O, C2H5 और प्लस NaBr। इसका नाम जो होगा, देखो इसका नाम कैसे लिखोगे? ये कौन है? एथिल है ना, इधर भी एथिल है, तो दोनों ईथर है, तो डाई एथिल रहेगा। और बीच में क्या है? ईथर, ईथर ग्रुप है ना, तो डाई एथिल ईथर।
डाई एथिल ईथर, और यह सोडियम ब्रोमाइड, ब्रोमाइड क्लियर होगा। ये ईथर देखो, ओ जो है ईथर ग्रुप होता है, तो दोनों लग ईथर दोनों लग एथिल ग्रुप रहा, तो डाई एथिल ईथर। अगर यहाँ पे हम C2H5Br की जगह CH3Br ले हुए तो डाई मेथिल ईथर बन जाए, ठीक है, ये होना अगर वही ले हुए। अब कोई जरूरी नहीं ऐसे बने, आप एक लग C2H5Br ले सका, दूसरे लग CH3ON ले लियो, तो एक साइड में C2H5 हो जाए, एक साइड में CH3 हो जाए, तो एथिल मेथिल ईथर हो जाए। समझ में आया नहीं, जैसा होगा वैसे नाम लिखा जाएगा, क्लियर। तो ये आपका हो गया। और सुनिए, इस रिएक्शन का नाम क्या है, इसका एक नॉर्मल रिएक्शन है, लिख लो। ईथर बनाने की यह विधि विलियमसन संश्लेषण विधि कहलाती है। कभी कभी पूछा जाता है कि विलियमसन संश्लेषण विधि से आप क्या समझते हो, तो यही विधि जो है विलियमसन संश्लेषण विधि कहलाती है, ठीक।